नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो गए, मस्त हो गए, जबरदस्त हो गया और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। मैं ऋतिक आज लाया हूँ आप के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व का भूगोल। अरे विश्व वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब विश्व का इतिहास, जिसमें हम लोग क्या आज इंट्रोडक्शन उसके जानेंगे, क्या होता है, सिलेबस क्या है, क्या बुक पढ़नी चाहिए, क्या नहीं पढ़नी चाहिए, वर्ल्ड हिस्ट्री क्या होती है, विश्व क्या होते हैं, इन सब के बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए सिलेबस के बारे में बता दे रहे हैं। सिलेबस के बारे में अगर सिलेबस आप ऑफिशियल वेबसाइट से तो आप जाके सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद उसको मतलब जितना सिलेबस है उसको पढ़िए और एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा नॉलेज लेके क्या करेंगे? और आपको अगर कोई बुक अफोर्ड करनी है तो एनसीईआरटी करिए 9, 10th और 11th की वर्ल्ड हिस्ट्री की। और इसके मैं तो इंटरनल लेवल का भी बुक पढ़ाऊंगा, तो उसमें नहीं कोई अथवा है। आप मेरा नोट्स बना लिया करिए और अपना बुक से पढ़ के जो बनाना हो बना लीजिए, सबको एक साथ ऐड कर दीजिए, वह आपके लिए बेस्ट नोट्स होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री होता क्या है देखो। विश्व विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास, विश्व का इतिहास क्या होता है बताइए। विश्व के इतिहास पे जाने से पहले हम लोग इतिहास के बारे में जानेंगे। इतिहास होता क्या है, क्या होता है इतिहास। तो देखिए इतिहास है, इतिहास इतिहास है क्या? इतिहास है वो है जो घटनाएं हो चुकी हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, तो उसे इतिहास कहते हैं। मतलब देखिए हम लोग आज पढ़ा रहे हैं, कल हम लोग का भी इतिहास हो जाएगा। कुछ कोई जो कर रहा है उसका आगे जाके इतिहास बन जाएगा। यह इतिहास है। और इन इतिहास में जो जानकारियां मिलती हैं, जानकारियां जो मिलती हैं, इन जानकारियों से जानकारियां किस रूप में मिलती है? टू रूप में मिलती है। पहला पुरातात्विक, पुरातात्विक और दूसरा क्या है? साहित्यिक। पुरातात्विक और साहित्यिक रूप से जो जानकारियां मिलती है वह पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी क्या होता है। देखिए जैसे हम लोग को मतलब जब सभ्यता के बारे में जानने के लिए या किसी चीज की हिस्ट्री को जानने के लिए एक 2000 से लेके एक डेढ़ लाख 5 लाख ऐसे पूर्व के इतिहास को जानने के लिए खनन होता था। मतलब भूमि को एकदम बारीकी तरीके से खनन किया जाता था। उसमें जो भी मिलता था, जैसे मृदवान मिला तो उससे अनुमान लगाया जाता था कि इस लोग मृदवान का प्रयोग करते रहेंगे। जैसे इंडियन हिस्ट्री में क्या इंडियन हिस्ट्री में मिला था इतिहास, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या मिला था? सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे एक स्नानागार पता चला था, तो उससे अनुमान लगाया गया कि यहाँ के लोग स्नानागार भी बनाते थे, पानी को इकट्ठा भी करते थे। और स्नानागार को स्विमिंग पूल कहते हैं, वही उस समय था। और उसमें सीढ़ियों की भी व्यवस्था थी, निकलने की भी व्यवस्था थी। और उस समय का क्या था, जो नगर था वह शहरी था और सड़कें जो होती थी एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी और उनके किनारे किनारे नाला निकला होता था, दरवाजा जो कि सड़क के विपरीत दिशा में खुलता था और यह होता था। तो वैसे ही पुरातात्विक हिस्से में क्या मिलेगा? जैसे कोई क्या मिला, कोई मृदभांड मिला, कोई मृदभांड मिला। फिर उसके बाद क्या मिला? सिल अरे मृदभांड मिला, सिक्के मिले, ये सब मिले। तो इससे अनुमान लिटरेचर सोर्सेस में क्या है? लिटरेचर सोर्सेस में जो कि उस समय लिखा गया है उसका लिटरेचर लिखा हुआ सोर्सेस मिलता है, तो उसे लिटरेचर सोर्सेस में रखते हैं। तो आगे देखिए अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए इतिहास। अब इसी इतिहास को हम लोग देखिए, एक होता है भारतीय इतिहास, भारतीय भारतीय इतिहास। एक होता है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में क्या होता है? भारतीय
एक भारतीय इतिहास होता है, एक कौन सा होता है, एक विश्व इतिहास होता है। विश्व इतिहास, विश्व इतिहास, भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास। भारतीय इतिहास यह है कि किसी एक देश के पार्टिकुलर, मतलब कोई एक देश है उसके बारे में, उसके इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो उसे उस देश का इतिहास कहते हैं। जैसे हम लोग को पढ़ना क्या है, भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास। विश्व इतिहास में हम लोग को क्या पढ़ना है, विश्व इतिहास में हम लोग को देखिए भारतीय और विश्व इतिहास तीनों तीन टाइप्स के होते हैं, तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला क्या होता है, पहला होता है प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास। दूसरा क्या होता है मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। तीसरा क्या होता है आधुनिक इतिहास। क्या होता है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। यह तीन कैटेगरी में इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो प्राचीन इतिहास जैसे विश्व का इतिहास किसी का भी था, तो जिसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, तो मान लो मेसोपोटामिया की हो गई तो प्राचीन मतलब इंग्लैंड की, मान लो इंग्लैंड का मान लो प्राचीन, मतलब इंग्लैंड का जो प्राचीन काल है जितना है, जिस बीसी से जिस एडी तक है, वह विश्व इतिहास नहीं हो सकता है। सबका टाइम क्या है अलग अलग है। किसी का प्राचीन इतिहास 2.5 लाख पहले से लेके 2000 ईस्वी तक है, 2.5 लाख बीसी से लेके 2000 एडी तक है, तो उसे प्राचीन विश्व इतिहास कहेंगे में रखेंगे। और लेकिन भारत का क्या, किसी देश का हो सकता है 1 एडी से लेके 1000 एडी तक ही प्राचीन इतिहास हो। किसी का मध्यकालीन, हम लोग का मध्यकालीन क्या होता है 712 ईस्वी से होता है। यूरोपियन का क्या होता है 600 ईस्वी से ही स्टार्ट हो जाता है। आधुनिक काल हम लोग का 18वीं शताब्दी के बाद स्टार्ट होता है। लेकिन आधुनिक काल यूरोप में अन्य देशों में कब हो गया था, 14 और 15वीं शताब्दी में ही कंप्लीट हो गया था। अब यह देखिए क्या होता है एडी और बीसी, एडी एंड BCE, या इसको CE भी कहते हैं, क्रिश्चियन एरा या बिफोर क्रिश्चियन एरा। मान लीजिए यह एक लाइन है, यहां है जीसस क्राइस्ट का जन्म, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। जीसस क्राइस्ट के जन्म से जितना भी आगे जाएंगे तो क्या होगा, इधर 1 होगा, 1 वर्ष होगा, 2 वर्ष होगा, 300 वर्ष होगा, 400 वर्ष होगा, 500 वर्ष होगा, 600 वर्ष होगा। तो इधर का क्या है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 300 वर्ष, 400, 500, 600 आगे की तरफ बढ़ा है। तो इधर इन सबको जितना को क्या कहेंगे, इधर वाले को कहेंगे CE यानी क्रिश्चियन एरा, या इसी को कहते हैं AD। इसको हिंदी में क्या कहते हैं ईस्वी, हिंदी में इसको ईस्वी कहते हैं। क्या कहते हैं क्रिश्चियन एरा या AD या ईस्वी। मान लो इसको मैं जीसस क्राइस्ट के जन्म को मैं 0 मान लूं, तो इधर आएंगे, इधर क्या होता है लाइन में माइनस होता है 1 ईयर्स, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 14 ईयर्स, 1000 ईयर, इतना हो गया और इधर बढ़ते जाएगा। इसको क्या कहते हैं, इसको BCE यानी बिफोर क्रिश्चियन एरा, या इसको हिंदी में क्या कहते हैं ईसा पूर्व, ईसा पूर्व इसको क्या कहते हैं हिंदी में कहते हैं। तो यह इसका है टाइमलाइन हो गया, इसे टाइमलाइन हो गया। तो आगे देखिए क्या पढ़ते हैं क्या। अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे इतिहास, इतिहास में क्या हो गया भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। और दूसरा क्या हो गया विश्व का इतिहास, विश्व के। अब इन दोनों में क्या है
इन दोनों में, भारत का इतिहास और विश्व के इतिहास में, इनको कितने कैटेगरी में बांटा गया है? पहला प्राचीन, प्राचीन विश्व का इतिहास या प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा मध्यकालीन, मध्यकालीन। और तीसरा तीसरा आधुनिक, आधुनिक इतिहास। तो हम लोग इतिहास को क्या कहते हैं? इतिहास वो है जो जानकारी देता है, जानकारी, जानकारी देता है किसका? किसके नॉलेज से? पुरातात्विक स्रोत से, पुरातात्विक स्रोत से। और दूसरा क्या है? साहित्यिक स्रोत से, साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत से। देखो भारत के, मतलब भारत का जो टाइम प्राचीन काल का है वह विश्व इतिहास का टाइम नहीं होगा, आगे पीछे हो सकता है। उसी तरह मिडिवल काल का जो भारत के इतिहास का, जो मध्यकालीन भारत का इतिहास का टाइमलाइन है वह विश्व के इतिहास का टाइमलाइन नहीं होगा, वो आगे हो सकता है या कम हो सकता है। उसी तरह आधुनिक विश्व का जो इतिहास है उसका भी टाइमलाइन भारतीय आधुनिक विश्व, आधुनिक इतिहास का टाइमलाइन नहीं हो सकता है। तो हम लोग क्या, इतिहास में तीन टाइप में होते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, यही तीन होते हैं। अब आगे देखिए, हम लोग विश्व का इतिहास पढ़ रहे हैं तो हम लोग पहले बताइए विश्व होता क्या है? ये विश्व क्या है? यह विश्व क्या है बताइए आप लोग, देखिए बताइए विश्व क्या है, कमेंट में बताइए। देखिए देखिए सबसे पहले हम लोग जब पढ़ते हैं तो एलेक्जेंडर के बारे में पढ़ते हैं। किस ईस्वी में? 5th ईस्वी में क्या करते हैं? 5th ईस्वी में हम लोग क्या करते हैं? एलेक्जेंडर यानी सिकंदर के बारे में। तो सिकंदर क्या करता था? सिकंदर कहाँ, यह जो राज्य है इसको जीत के इंडिया में आया था। तो इसे क्या कहा जाता था? विश्व विजेता कहा जाता था। विश्व विजेता मतलब विश्व को जीतने वाला। उसने बस इतने ही भूमि को जीता था और सभी लोग कहते थे कि विश्व को जीत के आया है, मतलब विश्व की क्या भूमिका थी? तो विश्व था, विश्व क्या था? 5th सेंचुरी में, 5th सेंचुरी में विश्व क्या था? विश्व था अलेक्जेंडर के द्वारा, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर के द्वारा जीता गया सभी भूमि 5th सेंचुरी में। अब फिर उसके बाद विश्व का विकास हुआ। जैसे अलेक्जेंडर ने इतना जीता, फिर हम लोग आगे पढ़ते गए तो पढ़ने के बाद क्या देखें? पढ़ने के बाद हम लोग क्या देखें बताइए? पढ़ने के बाद हम लोग देखें इधर, इधर पूर्वी साइड में, पश्चिमी साइड में और पूर्वी साइड में कुछ सभ्यता का विकास हुआ। तो उस सभ्यता के विकास से हम लोग जाने कि विश्व यहां तक भी है। तो देखिए देखिए विश्व, विश्व को दो कैटेगरी में बांटा गया है, पूर्वी विश्व, पूर्वी और पश्चिमी, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी में कौन सा हो गया बताइए? देखो पूर्वी में भारत, चीन, जापान। देखिए हम लोग जब आए तो पूर्वी भारत में क्या हो गया? भारत हो गया अपना, चीन हो गया, भारत हो गया, चीन हो गया
और यह जापान हो गया। इसका क्या है, इसे पूर्वीय विश्व के इतिहास में रखा गया। और पश्चिमी विश्व के इतिहास में इधर पश्चिमी विश्व के इतिहास में इधर क्या रखा गया, रोम और ग्रीक, रोम और ग्रीक, यह दो हो गए, रोमन और ग्रीक, यह दो हो गए। फिर इसके बाद 15वीं और 16वीं सदी में जब लोग हम आए तो क्या हुआ, हम लोग को पता चला, देखिए 15 से 16वीं सदी में हम लोग देखते हैं पुर्तगाल से वास्को डी गामा कहाँ जाता है, इंडिया की खोज करता है, तो यहाँ तक आता है। तो हम लोग को पहले कितना मालूम था, हम लोग को इतना ही मालूम था, इतना ही यह है। फिर जब वास्को डी गामा यहाँ तक आया, उसके पहले भी केप ऑफ गुड तक कोई लोग कई आए थे, तो उसके बाद पता चला कि अफ्रीका इतना बड़ा है, अफ्रीका यह है। तो हम लोग को किसके बारे में पता चला, अफ्रीका के। इधर कोलंबस स्पेन से आया था, कोलंबस, तो इसने किसका खोज किया, अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका का खोज किया। तो उसे पता चला कि यह उत्तरी अमेरिका इतना बड़ा है। फिर उसके बाद ब्राजील की भी खोज हुई, तो साउथ अमेरिका के बारे में पता चला। तो यानी क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं 15वीं व 16वीं सेंचुरी के बाद क्या कर सकते हैं, हम लोग को क्या क्या पता चला। पहला क्या, अफ्रीका के बारे में पता चला। सेकंड क्या पता चला, दक्षिणी अमेरिका, फिर क्या पता चला, दक्षिणी अमेरिका के बाद उत्तरी दक्षिणी के बाद उत्तरी अमेरिका। यानी विश्व सबसे पहले क्या था, 5th सेंचुरी में जब अलेक्जेंडर ने जीता था विश्व को और भारत में आया तो सभी लोग कहते थे कि विश्व कितना है, विश्व बस थोड़ा सा है, जिसने अलेक्जेंडर को जितना जीता वही विश्व है। विश्व मतलब इसीलिए अलेक्जेंडर को क्या कहा, सिकंदर को क्या कहा गया, विश्व का विजेता। तो उस समय इतना पता। फिर आगे जब विश्व के बारे में और जानकारी, अन्य सभ्यता का पता चला, तो पूर्वी सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता, अरे पूर्वी इतिहास और पश्चिमी विश्व का इतिहास। पूर्वी विश्व इतिहास में कौन आता है, भारत आता है अपना, भारत, चीन आता है, जापान आता है। पश्चिमी में क्या है, रोमन हो गया, ग्रीक हो गया, ये सब क्या है, यह पता चला विश्व इतिहास के बारे में। फिर जब आधुनिक विश्व का इतिहास स्टार्ट हुआ, पुनर्जागरण का काल आया, सभी लोगों ने पुनर्जागरण का, निरंकुश राजतंत्र का समय आया, तो सभी लोगों ने, मतलब वहां के जो राजा होते थे उन्होंने व्यापार करने के लिए छूट दे दी। व्यापार करने जाते थे तो अपना पता करते थे, समुद्री मार्ग से जाते थे, उस समय दिशा सूचक यंत्र का भी आविष्कार हो गया था। उस दिशा सूचक यंत्र की सहायता से दिशा को देखते हुए जाते थे, तो पहुंचे कहाँ, अफ्रीका के, दक्षिणी अफ्रीका के साइड में। अफ्रीका जो है, अफ्रीका के, यह विश्व हो गया, यह क्या है, यह इंडिया हो गया, यह अफ्रीका हो गया, यह नॉर्थ अमेरिका हो गया, या साउथ अमेरिका हो गया, या ऑस्ट्रेलिया हो गया, या यूरोप हो गया, या एशिया हो गया, या क्या है, तो दक्षिणी अफ्रीका के बारे में पता चला, ये सब बारे में। फिर वास्को डी गामा से आया तो पता चला कि यहाँ से लेके अटलांटिक महासागर से हिंद महासागर में जाया जा सकता है। हिंद महासागर के आगे जाएंगे तो भारत का पता चलेगा, इंडोनेशिया के बारे में पता चलेगा। तो यह क्या है, यह समय के साथ परिवर्तित हुआ और विश्व के बारे में समय के साथ उसकी दायरा बढ़ी और जानकारियां भी बढ़ी। तो उसी तरह दक्षिणी अमेरिका का पता चला, फिर दक्षिणी अफ्रीका का पता चला, दक्षिणी अमेरिका का पता चला, फिर उत्तरी अमेरिका का पता चला। यह विश्व होते हैं। तो देखिए अब विश्व के बारे में हम लोग कुछ जानकारी भी ले लेते हैं। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्या है, अगर मैप का नॉलेज नहीं है तो आप लोग पढ़ेंगे भूल जाएंगे, जैसे मैं
जब पढ़ाऊंगा आगे जाके तो पुनर्जागरण काल में बताऊंगा कि ये आगे धर्म सुधार आंदोलन में बताऊंगा कि ये यहाँ के थे। जैसे वास्को डी गामा यूरोप से आया था, तो यूरोप आप जानेंगे ही नहीं यूरोप कहाँ है, तो यूरोप से आया था, अटलांटिक महासागर होते हुए इंडियन ओशियन में चला गया और वहां से भारत पहुंचा था, भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। तो पता ही नहीं कि अटलांटिक ओशियन क्या है, कहाँ है, और फिर उसके बाद इंडियन ओशियन क्या है, अफ्रीका क्या होता है, यूरोप क्या होता है, तो थोड़ा समझने में डिले हो सकता है या आपको कुछ कमी समझ में आए। अगर मैं बोलूं पुर्तगाल तो तुरंत जाना चाहिए यूरोप में पुर्तगाल क्या है। तो या तो मान लीजिए जियोग्राफी का पोर्शन है, मैं जियोग्राफी उतना नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि यूरोप महाद्वीप और महासागर इन सब के बारे में मैं बता दे रहा हूं। तो देखिए महासागर जितने होते हैं 5 महासागर होते हैं। कितने? 5 दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। 5 महासागर होते हैं। पहला क्या है? अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक अटलांटिक और यह क्या है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, यह प्रशांत महासागर हो गया। यह क्या है? हिंद महासागर। यह हिंद महासागर हो गया। और यह क्या है? दक्षिणी महासागर, या इसको साउदर्न ओशियन कहता है, दक्षिणी महासागर। और एक कहाँ होता है? यह जो यह वाला एरिया है इधर जो एरिया है यह क्या है? आर्कटिक ओशियन। ये सब क्या है? आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक महासागर। पहला क्या है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर और हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। महाद्वीप कितने होते हैं? महाद्वीप 7 होते हैं। पहला क्या है? नॉर्थ अमेरिका। यह क्या है? उत्तरीय अमेरिका। यह उत्तरी अमेरिका है। और क्या है? यह दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका और यह दक्षिणी अमेरिका। और यह क्या है? यह यूरोप है। यह यूरोप है। यह क्या है? यह वाला जो एरिया है यह एशिया है। एशिया है। यह ऑस्ट्रेलिया है। और यह जो है यह आपका कौन सा महाद्वीप है? यह अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप। और यह अंटार्कटिका महाद्वीप है। अंटार्कटिका महासागर। यानी 7 महासागर महाद्वीप हैं। पहला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दूसरा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप हो गया महाद्वीप, एशिया। यूरोप और एशिया को मिला के यहाँ यूराल पर्वत होता है, वही डिवीजन करता है, मतलब बांटता है यूरोप और एशिया को। तो यह दोनों को मिला के यूरेशिया भी कहा जाता है। तो यूरोप हो गया, एशिया हो गया, दक्षिणी अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और अंटार्कटिका हो गया। महासागर में क्या आते हैं? प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, फिर उसके बाद यहाँ पे आर्कटिक महासागर है, फिर दक्षिणी महासागर है, हिंद महासागर है। तो इन सब के बारे में जानकारी रहना जरूरी है, क्योंकि हम बोलेंगे कि इसमें पुर्तगाल से आया था वास्को डी गामा ऐसे, तो अब आपका दिमाग जाएगा यह यूरोप वाले पोर्शन पे। यूरोप वाले पोर्शन पे जाएगा तो यूरोप वाले पोर्शन पे क्या दिखेगा?
यूरोप वाले पोर्शन पे दिखेगा कि अच्छा यूरोप यहाँ है, तो पुर्तगाल कहाँ, पुर्तगाल इधर है, मतलब अटलांटिक ओशियन से होते हुए, अटलांटिक ओशियन ही है, ऐसे मतलब आया था अफ्रीका के दक्षिणी भाग से आया था। तो यानी ऐसे जाते जाते अफ्रीका के या दक्षिणी भाग से आया था, हिंद महासागर में प्रवेश किया था, हिंद महासागर अरब सागर होते हुए भारत के कहा चला गया था, भारत के कालिकट बंदरगाह पे चला गया था। तो अब देखिए ऐसे जब दिमाग चलेगा कि माइंड कहाँ से कहाँ जा रहा, तो ये चीजें याद की हुई बहुत जल्दी तक दिमाग में फिट हो जाती हैं और याद भी रहती हैं ज्यादा समय तक। तो बस यही इसका बेसिक नॉलेज था, इससे ज्यादा नहीं जानना है। लेकिन आप लोग अगर हिस्ट्री पढ़ा करिए तो एक एटलस ले लीजिए, एटलस लेके मैं जैसे जैसे विश्व इतिहास में तो आप देश का नाम बताएंगे ही, आप ऐसे ऐसे देखेंगे तो आपको जल्दी ही तैयार हो जाएगा आपको पोर्शन पूरा। तो अगला देखिए आगे क्या है, अब क्या है, हम लोग तो जान ले विश्व कितने प्रकार के होते हैं, 3 कैटेगरी में होता है, मध्यकालीन विश्व इतिहास, प्राचीन विश्व इतिहास और आधुनिक विश्व इतिहास। तो आधुनिक विश्व इतिहास क्या होता है, देखिए आधुनिक विश्व इतिहास, आधुनिक विश्व इतिहास क्या होता है, सही है 14 से 15 में 14वीं और देखिए 14वीं एंड 15वीं, 14वीं एवं 15वीं सदी में क्या हुआ है बताइए। 14वीं 15वीं सदी में पहला क्या हुआ है, पुनर्जागरण आया है, पुनर्जागरण के बाद क्या हुआ, धार्मिक सुधार हुआ था, धर्म सुधार हुआ था। क्या आया था, पुनर्जागरण आया था, धर्म सुधार आया था, और क्या आया था, औद्योगिक क्रांति आई थी, अमेरिकी क्रांति आई थी, और औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, औद्योगिक क्रांति और अमेरिकी क्रांति आया था। और क्या आया था बताइए आप लोग, देखिए पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, और क्या है, एक फ्रांसीसी क्रांति आया था, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या आया था, इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण। और क्या था, जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण। 14वीं से लेकर 15वीं सदी तक क्या हुआ था, पुनर्जागरण था, धर्म सुधार आंदोलन था, औद्योगिक क्रांति हुई थी, और फिर उसके बाद अमेरिकी क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, इटली का एकीकरण हुआ था, और जर्मनी का एकीकरण हुआ था। फिर इसके बाद क्या हुआ, विश्व युद्ध शुरू हो गए। इसके बाद विश्व युद्ध, विश्व युद्ध में क्या क्या है, पहला फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकेंड वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार, ये दो हुए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद विश्व क्या था, युद्ध की समाप्ति करना चाहता था, युद्ध की समाप्ति, युद्ध की समाप्ति।
युद्ध की समाप्ति, युद्ध के समाप्ति के बाद का काज। और इसका एक और पोर्शन हुआ था, देखिए और एक क्या हुआ था, एक हुआ था उपनिवेशों की स्वतंत्रता। जैसे अमेरिका था वो भी उपनिवेश से हट गया। इसके बाद शीत युद्ध चल रहा था, यानी क्या चल रहा था, शीत युद्ध यानी कोल्ड वार। अमेरिका और यूएसएसआर, इन दोनों में सबसे बड़ियार शक्ति के रूप में कौन है, उसके बारे में चल रहा था। फिर उसके बाद शीत युद्ध के बाद क्या आया था, शीत युद्ध के बाद आया था आपका यूएसएसआर का विघटन, यूएसएसआर का विघटन, यूएसएसआर का विघटन। और फिर मध्य पूर्व एशिया, मध्य पूर्व एशिया, यह हो गया। ये बेसिक नॉलेज है, मतलब सिलेबस हो गया। और क्या होता है इतिहास इतिहास। अब हम लोग चैप्टर में प्रवेश करने जा रहे हैं, चैप्टर के अंदर क्या होता है, चैप्टर क्या क्या है वो सब। तो देखिए चैप्टर क्या है, हम लोग का पहला चैप्टर क्या है, सबसे पहले 18वीं शताब्दी के बाद का, 18वीं शताब्दी के पूर्व का इतिहास, 18वीं शताब्दी के पूर्व का इतिहास। मतलब 18वीं शताब्दी के पूर्व से क्या हो रहा था, 18वीं सदी में मतलब विश्व में क्या हो रहा था कि उसके पूर्व का इतिहास हो गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 18वीं सदी से पहले क्या चल रहा था। 18वीं सदी का मतलब आप लोग कितना जानते हैं, 18वीं सदी का मतलब होता है 1701 से लेके 1800 तक, 1800 तक। यह क्या है, 17वीं सदी है। इसके बीच में कई घटनाएं हुई हैं। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, इसमें पूर्व में कहां से कहां तक पढ़ेंगे, 600 ईस्वी से लेके 1500 ईस्वी तक, 600 ईस्वी से लेके 1500 ईस्वी तक। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बताइए। इसी को मिडिल एज कहते हैं, मिडिल एज इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिडिल एज कहते हैं। और मिडिल एज क्या होता है बताइए। यह मिडिल एज कहाँ चल रहा था, मिडिल एज कहाँ चल रहा था, यूरोप में चल रहा था, यूरोप में चल रहा था। तो इस मिडिल एज में क्या हुआ था, मिडिल एज में देखिए सबसे ज्यादा व्यवस्था थी सामंत व्यवस्था, सामंत थे और चर्च थे। सामंत में, चर्च में बहुत सारी कुर्तियां हो गई थी। उसने क्षमा पत्र भेजते थे कि किसी को माफ करना है तो आप हमारे यहाँ से क्षमा पत्र खरीद लीजिए, तो आपके सारे दुखों को सब माफ हो जाएंगे। तो यह क्या करते थे, चर्च के द्वारा अन्य पादरी जो होते थे वह शासन करने के लिए अथवा होते थे शक्तिशाली के रूप में रहते थे। यह हो गया। और ये क्या थे, सामंत और चर्च दोनों क्या थे, महत्वपूर्ण शक्ति थे, महत्वपूर्ण शक्ति थे। चर्च, सामंत और चर्च क्या थे, बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति थे। अब क्या है, इसकी विशेषता थोड़ा जान जाए। 18वीं शताब्दी के पूर्व का इतिहास की विशेषता क्या होती है, तब हम लोग आगे इंटर करेंगे। देखिए क्या विशेषता, विशेषता में क्या है, पहला क्या है बताइए, पहली विशेषता। देखिए पहला क्या है, सामंतवाद का अंत। मतलब आधुनिक विश्व का इतिहास आते आते एक सामंतवाद का अंत हो गया।
दूसरा क्या है? निरंकुश राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र। तीसरा क्या है? कृषि कृषि आधारित, कृषि आधारित अर्थ व्यवस्था का पतन। क्या है? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का पतन। चौथा क्या है? व्यापार व्यापार और वाणिज्य में, व्यापार और वाणिज्य में बढ़ोतरी, व्यापार और वाणिज्य में बढ़ोतरी। चर्च की शक्तियों का ह्रास। पांचवा क्या है? चर्च की शक्तियों का ह्रास। चर्च की शक्तियों का क्या हुआ? ह्रास हो गया। स्वर व कस। सर व कस्बों शहर व कस्बों की संख्या में वृद्धि, शहर व कस्बों की संख्या में वृद्धि। इसकी विशेषता क्या है? सामंतवाद का अंत। तो सामंतवाद होता क्या? अब आप लोग पूछेंगे कि सामंतवाद क्या होता है। सामंतवाद अब पूछेंगे कि सामंतवाद क्या होता है। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म, सामंतवाद का अंत मतलब आधुनिक विश्व का इतिहास शुरू होने से पहले पहले तक सामंतवाद का अंत हो गया था। और दूसरा क्या है? निरंकुश राजतंत्र। इस समय जो पहले क्या थे, मजबूत मजबूत शासक थे, सब अथवा करते थे। तो इसमें क्या हुआ? निरंकुश राजतंत्र की व्यवस्था की गई। देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ चुनाव के द्वारा क्या होता है? यूरोप में, इंग्लैंड में चुनाव के द्वारा क्या होता है? चुनाव के द्वारा होता है पीएम का, और जो सर्वोच्च पद है, सर्वोच्च पद जो है वह क्या है? वंशानुगत है, वंशानुगत है यह। तो निरंकुश शासक मतलब जो पहले मजबूत शासक होते थे उन सबको पीछे छोड़ के कोई एक शासक आया, खूब अपना मतलब राजा आया, अपने को खूब बड़ा बनाया, मतलब सैनिक रूप से, आर्थिक रूप से, सब रूप से बहुत ही शक्तिशाली हो गया। और उसका एक ही उसी का नियम चलता था पूरे कंट्री में या पूरे राज्य में, उसी का नियंत्रण चलता था। तो निरंकुश शासन का। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का पतन हो गया। पहले क्या करते थे लोग? पहले कृषि करते थे, कृषि से अपनी अर्थव्यवस्था को चलाया करते थे कि कृषि से चलाएंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे कृषि करते थे तो देखिए, जैसे कृषि करते थे तो खेती करते थे। मान लीजिए 5 लोग हैं, चलो कृषि करके क्या है, 10 लोग, 5 जगह है, 5 खेत है, 10 लोग कृषि करते थे, 10 केजी अनाज उगता था, यह लोग अपने में खा जाते थे। अब देखो आगे क्या हुआ? आगे कृषि मतलब शिल्प वगैरह आ गया, सब कुछ आ गया, व्यापार व्यापार में भी बढ़ोतरी हुई। तो आगे का काम हुआ, जैसे व्यापार और वाणिज्य में बढ़ोतरी हुई तो सब लोग क्या किए? कुछ लोग व्यापार करने चले गए, कुछ लोग वाणिज्य करने के लिए चले गए। तो देखिए जैसे इसी खेत पे अब औद्योगिकरण का विकास भी हो गया। तो कई सारे शिल्प, औजार सब कुछ का विकास हुआ, कई मशीनें आ गई, मशीनों के द्वारा खेती करना आसान हो गया। तो इन मशीनों के द्वारा खेती करने से क्या हुआ? 5 लोग क्या कर रहे हैं? अब 5 लोग क्या कर रहे हैं? 5 लोग 15 केजी अनाज उगा रहे हैं। इन 5 लोग में से 10 लोग क्या किए? खाए तो कितना बचा? 5 केजी
बच गया। और इसमें से भी 5 लोग क्या हुए, बच गए। ये 5 लोग कहेंगे कि जब इतना उगी जा रहा है, 5 किलो बच ही जा रहा है, तो हम लोग यहाँ खेती क्या करेंगे, चलेंगे बाहर कहीं काम करेंगे। क्या करेंगे, बाहर जाके काम करेंगे। तो ये लोग व्यापार करने के लिए निकल गए, व्यापार करने के लिए निकल गए, व्यापार या किसी काम से, किसी काम से, जैसे शिल्प हो गया वगैरह वगैरह। फिर व्यापार वाणिज्य में बढ़ोतरी हुई इस तरह से। फिर क्या हुआ, चर्च की शक्तियों का ह्रास हुआ। चर्च में जितनी भी कुरीतियां थी सब कुछ फैला हुआ था। तो पुनर्जागरण कहलाया। धर्म सुधार आंदोलन के बाद चर्च में जितनी भी कुरीतियां थी, उन सबको, अंधविश्वास था, उन सबको समाप्त किया गया। इसलिए चर्च में जो पादरी का ज्यादा वर्चस्व रहता था वो सब भी कम कर दिया गया। इसलिए क्या हुआ, चर्च की शक्तियों का ह्रास हुआ। शहर व कस्बों की संख्या में वृद्धि हुई। इससे शहर व कस्बों की संख्या में वृद्धि हुई। तो बस आज के लिए यही, कल से शुरुआत करेंगे। कल हम बताएंगे कि सामंत क्या होता है। सामंत क्या होते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आगे चलते चलेंगे। तो चलिए ठीक है, आप लोगों को धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए और थैंक्स।